हेलो गाइस, आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 5 क्वेश्चन और करेंगे। 10 क्वेश्चन आज पूरा कल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद और 8-9 क्वेश्चन बचेंगे। 50 पे हमारा समाप्त हो जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो करेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। आज पढ़ेंगे मराठा के पतन के कारण क्या थे। ठीक है, इसके बताना है। मराठा पतन के कारण क्या हुए वो बताना है। चलिए फिर ठीक है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। विशाल साम्राज्य का ढीला ढाला संघ, इसे समझ रहे। ढीला ढाला संघ, साम्राज्य का विशाल साम्राज्य मराठा साम्राज्य था, उसका ढीला ढाला संघ था। ठीक है, सरदारों में आपसी एकता नहीं था, अनुशासन नहीं था, राष्ट्रीय भावना नहीं थी। ठीक है, पेशवा नाम मात्र का प्रधान रह गया था। सभी सरदार सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, होलकर आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। जब तक वे एकता के सूत्र में बंधे थे तब तक उनकी शक्ति को ललकारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन ज्यों ही उनमें आपसी फूट बढ़ी, उनकी शक्ति छिन पड़ गई, जो उनके दमन का उनके पतन का कारण बन गया। सही बात है। अगर एक ही फैमिली में मान लीजिए कि आपके चाचा 4 फैमिली है, 4 लोग हैं, ठीक है, उसमें अगर एकता नहीं होगा, कोई कुछ बोल देगा, उनको भड़का देगा तो मान लेंगे, तो इसका मतलब कि आपकी फैमिली उसके बाद टूट ही जाएगी। वैसी बात वहाँ पे भी था कि एकता नहीं था, अनुशासन नहीं था, उनमें एक भाईचारे की भावना नहीं थी, तो होना ही था वो। और एक दूसरे से ही खुद लड़ते रहते थे, दूसरा से कौन लड़ेगा। वैसे चलिए ठीक है, अगला है योग्य नेता का अभाव था। जब तक मराठों के नेता योग्य थे तब तक मराठे एक सूत्र में बंधे रहे तथा शक्ति काफ़ी बढ़ी रही। लेकिन दुर्भाग्यवश 19वीं सदी के शुरू तक उन नेताओं की मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठों में कोई ऐसा शासक नहीं रहा जो इतने बड़े साम्राज्य की शासन व्यवस्था ठीक से कर सके और सभी सरदारों को एक सूत्र में बांध सके। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी देश का, चाहे किसी घर का ही ले लो, घर का ही अगर नेता अच्छा कि मजबूत नहीं होगा तो उसका पूरा फैमिली विद्रोह पे उतर जाएगा कि ना भाई हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से काम करें। अगर नेता कड़क है, नेता सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरा राष्ट्र पूरा जो घर है वो अच्छे से चलता है। लेकिन वैसे ही जैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो इतने सालों से घर को संभाले हुए था, तो वैसे ही सारे विद्रोह पे उतर आते हैं कि हाँ भाई हम अलग रहेंगे। तो वही बात है कि उस टाइम योग्य नेता का अभाव था। अब देखिए अगला है दोषपूर्ण सैनिक संगठन। मराठों का सैनिक संगठन भी दोषपूर्ण था। वे गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, लेकिन उनकी सेना में तत्कालिक नए अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। फलतः लड़ाई में अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों के सामने मराठा नहीं टिक सके और उनका पतन हो गया। सही बात है। अब जो प्राचीन काल के जो हथियार है और जो आधुनिक काल के हथियार है, उन दोनों में बहुत फासला हो जाता है। तो अंग्रेजों के पास तोप था, बंदूक था, और उनके पास क्या, गुरिल्ला पत्ती वो होता है ना जो कि छुप कर वार किया जाता है, और वो लोग बहुत माहिर थे उसमें कि एकदम छुप के वार किया, मार दिया, एकदम से छुप गए। लेकिन उनके पास आधुनिकता भी अगर गोला बारूद भी रहता ना, अगर उसका भी वो लोग सहायता कि वो लिए होते, उसके पत्ती पे वो काम किए, यूरोपीय पत्ती पर भी वो काम किए होते, तो वो जीत जाते मराठा। जैसे कि क्या नाम है उनका, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान हैदर अली, ये सारे ना यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालांकि वो पूरी तरह सफल नहीं रहे। उनका परिस्थितियाँ उस टाइम काम नहीं दी, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी। रंजीत सिंह भी ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सेना को यूरोपीय पद्धति पर कि प्रशिक्षित करने की कोशिश की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था। मराठों की आर्थिक व्यवस्था निश्चित नहीं थी, जिसके कारण आर्थिक स्थिति दयनीय थी। धन के अभाव में वह शासन
लाना संभव था, चलाना होगा, ठीक है। अब हमें शासन चलाना असंभव था। कृषि तथा व्यापार की भी तरक्की हो सकी, अतः उन्हें केवल चौथ और सरदेशमुख टैक्सों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कुछ आय आसपास के राज्यों को लूटने से होती थी। इस तरह निश्चय अर्थव्यवस्था के अभाव में उनका पतन हो गया। अब उनकी आर्थिक, अब किसी भी चीज़ मतलब किसी भी देश की एक निश्चित आर्थिक इनकम होता है तो अच्छा रहता है, मतलब कि उसके, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति होती है ना लोगों की, सामाजिक सांस्कृतिक और सब पहलू को बदल देती है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक, उसके वैचारिक सारे चीज़ बदल जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि उनको सिर्फ सरदेशमुख और चौथ जो टैक्स वसूलने पर वो निर्भर थे, वो भी कितना आएगा, कितना इलाका में। उसके बाद वो लूट के माल पर वो निर्भर रहते थे। उनका कोई निश्चित रकम नहीं था जो कि हमेशा आता रहे। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं थी। देसी राजाओं का असहयोग था। देसी राजाओं का भी असहयोग उन्हें, मतलब सहयोग नहीं मिल सका, क्योंकि वे पास पड़ोस के राज्यों में हमेशा लूट मचाया करते थे। जबरदस्ती चौथ एवं सरदेशमुख कर वसूला करते थे। उससे उन लोगों में असंतोष था, अतः संकट के समय इन लोगों ने मराठों के साथ ही नहीं दिया और यह भी उनके पतन में सहायक हुआ। अब आज के संदर्भ में ले लीजिए कि अगर भारत अपने पड़ोसी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान क्यों देता है, उनको फ्री में वैक्सीन क्यों प्रोवाइड किया, ये आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि वो अपने डिप्लोमेसी, कूटनीतिज्ञ का एक हिस्सा है कि अपने जो टेरिटरी, जो भी पड़ोसी राज्य है, उन मतलब पड़ोसी मतलब देश है, तो उनको संतुष्ट रखा जाए ताकि वो कोई विद्रोह ना करे, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही उस टाइम भी था। लेकिन मराठा क्या करते थे, अगल बगल के गांव में, जैसे कि मान ले अगल बगल के देश में, प्रांत में वो लूट खसोट मचाते रहते थे। तो कोई भी उनका विश्वास करेगा नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप मेरे घर में चोरी करते हो तो अगर एंड टाइम पे अगर मुझे आपको ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं क्यों मदद करूँगी, क्योंकि आपने तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तो मैं मदद नहीं करूँगी। वैसे ही हुआ उनके साथ भी, और सहयोग ना मिलने के कारण मराठों का पतन हो गया। जनता का सहयोग, जिन प्रदेशों पर मराठों का अधिकार होता था वहाँ की जनता के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होता था। वे ज़बरदस्ती टैक्स वसूला करते थे, लूट पाट मचाया करते थे। इससे जनता में असंतोष आता। संकट के समय जनता ने सहयोग नहीं दिया और यह भी एक उनके पतन का कारण बना। सही बात है, अगर राजा है अपनी प्रजा को खुश नहीं रखेगा तो प्रजा को क्या मतलब है कि राजा खुश रहे या ना रहे। तो वही बात है कि वहाँ वो क्या करते थे, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते। सरदेशमुख और क्या नाम था, चौथ सरदेशमुख, उनसे कर लिया जाता था। अगर बाई चांस मान लिया कोई किसान है, गरीब किसान है, वो काम कर रहा है, एक दिन मतलब कि उसका फसल ज़्यादा नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, तो फसल नहीं हुआ तो क्या, अब बताइए, हम उससे टैक्स लेंगे। अगर हम उससे टैक्स ले लेते हैं तो ज़बरदस्ती, उसके पास पैसे हैं नहीं तो कहाँ से टैक्स देगा, और फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती ले रहे हैं, तो उसके वो क्या करेगा, हम मतलब वो हमारे प्रति उसका जो व्यवहार है वो कड़वा हो जाएगा। वैसी बात वही उस टाइम भी था। जनता उनसे असंतुष्ट थी। तो वही बात है, उनको साथ नहीं दिया मराठों का। ठीक है, अगला है भौगोलिक ज्ञान का अभाव था। उनको भौगोलिक ज्ञान नहीं थी भारत की। मराठों को अपने प्रदेशों का पूरा भौगोलिक ज्ञान भी नहीं था, जो लड़ाई के समय उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह भी पतन का एक कारण बना। सही बात है, अगर अपने जैसे चोर घर में घुस आया तो मान लेते हैं कि अगर मुझे घर का पता ही नहीं है कि वो वाला रूम कहाँ है, ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, तो मैं कैसे उससे निपटूंगी। अगर मुझे सही ज्ञान नहीं होगा अपने देश का, अपने राज्य का, अपने किसी भी क्षेत्र का, तो उसमें अगर कोई अजनबी आएगा तो कैसे हम उससे निपट पाएंगे। अगर भौगोलिक ज्ञान होगा तो हम हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो उनको अच्छे से ज्ञान नहीं था अपने ही राज्य का। उनको तो सिर्फ लूट खसोट
और वही बात है, सर देशमुख और जो चौथ कर लिया जाता था, वो कर कुछ ऐसे इलाके में भी लिया जाता था जहाँ पे अच्छे से मतलब कि वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह ठीक नहीं था। साउथ में आप जानते हो कितना खेती होती है, वो तो आप अच्छे से जानते हो। तो वही बात है। और देखिए अगला है विदेशी शक्तियों पर निर्भरता। मराठे अपनी सुरक्षा हेतु देसी राजाओं की उपेक्षा कर विदेशी शक्तियों खासकर फ्रांस पर अधिक निर्भर थे, लेकिन कभी भी मौके पर सहायता नहीं मिल पाने के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों द्वारा उन्हें पराजित होना पड़ा। अब देखिए मान ले, सोचिए एक बात सोचिए, कितना भी कोई जो अपना होता है वो अपना ही रहता है और गैर जो है गैर ही रहता है। चाहे उसको कितना भी आप अपना बनाने की कोशिश करो, वो गैर ही रहता है। अगर आप अपने को कितना भी आपका व्यवहार पहले खराब था, ठीक है, कितना भी आपके प्रति मतलब आपके चाचा के प्रति, आपका मम्मी के मतलब जो भी है उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, लेकिन अगर एंड टाइम पे अगर आप उसको माफ़ कर देते हो और उससे हेल्प मांगते हो या हेल्प उसका कर देते हो, उससे गलतियों की माफ़ी मांग लेते हो, तो वो आपको है ना कि वो आपको हमेशा साथ देगा। वो कहेगा हाँ भाई चलो अपना ही तो है, अपना ही खून है। वही बात है कि उस टाइम क्या था कि जो मराठे थे वो अपने देसी राजाओं पे विश्वास नहीं करते, तो उनके साथ अगर मिल जाते, उनके एकता की भावना हो मतलब पैदा कर पाते, तो उनकी स्थिति नहीं होती, उनका पतन ही नहीं होता, शायद अंग्रेज हार जाते। कि मराठे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे उस टाइम। वैसे ही लेकिन फ्रांस से उनकी सहायता मांगने की कोशिश कर, फ्रांस कितना करेगा, वो भी तो गैर ही है, अब कितना करेगा। तो वही बात है, उनको एंड टाइम पे उनको साथ नहीं दिया। फ्रांस क्यों चाहेंगे, वो भी तो चाहते थे भारत पे कब्जा करना। तो वही बात है, एंड टाइम पे काम नहीं दिया तो हार गया। अगला है राष्ट्रीयता का अभाव था। शिवाजी के बाद मराठों में राष्ट्रीयता की भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना की कमी भी उनके पतन में सहायक हुआ। अब देखिए राष्ट्रीयता का भावना, अब शिवाजी के बाद मराठों में राष्ट्रीयता की भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। शिवाजी थे तब तक राष्ट्रीयता की भावना थी कि हाँ भाई ये हमारा मराठा साम्राज्य है और इसकी हमें रक्षा करनी है। अब बाद में पेशवा वगैरह जो भी है वो सारे जो थे नाम मात्र के थे, उनकी राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं, तो वही क्या पतन होना तो स्वाभाविक था। अगला है सामंती प्रथा। मराठा साम्राज्य सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। उसमें जातीय अभिमान तथा विद्वेषपूर्ण मात्रा में विद्यमान थे। लोग राष्ट्रीय हितों की तुलना में व्यक्तिगत हितों को विशेष महत्व देते थे। यह भी पतन का कारण बना। अब सामंती व्यवस्था उस टाइम बहुत ही सिर चढ़ गई थी, मतलब मराठा साम्राज्य में सामंती व्यवस्था था और उसमें जातीय अभिमान था कि हम भाई श्रेष्ठ है तो हम श्रेष्ठ है, ठीक है। ऐसे में राष्ट्रीय हितों की तुलना में व्यक्तिगत हितों को विशेष महत्व दिया जाता था। मतलब कि राष्ट्र फर्स्ट मतलब नेशन फर्स्ट को छोड़कर पर्सन फर्स्ट हो गया था। तो गलत बात है ना, देश रहेगा तब ना एक आदमी रहेगा, अगर देश ही नहीं रहेगा तो आदमी रह के क्या करेगा, वही बात है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं कि जो शक्ति है ना कई मतलब कि पहलू में बटी होती है। जैसे कि आज क्या है, हाँ तो जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, तो ये क्या है हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। जब तक मराठों का प्रधान पेशवा शक्तिशाली रहा तब तक वहाँ का शासन ठीक से चलता रहा, लेकिन योग्य नेतृत्व के समय सरदारों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जागी, उससे उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई, उनके पतन में अहम भूमिका निभाई। अब देखिए भारत अभी के टाइम में देखा जाता है विकेंद्रीकरण अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक सेंट्रल पावर है जो सब पे कंट्रोल रखा है नीचे के जितना भी है। लेकिन उस टाइम था कि जब पेशवा था शक्तिशाली था तो उस टाइम तो सही रहा, लेकिन जैसे ही पेशवा मर गया और उसके बाद कमज़ोर पड़ा पूरी, तो जो सरदार थे, जो छोटे छोटे सरदार थे, वो सारे स्वतंत्र मतलब कि शासन करने के लिए
जागृत हो गया। और वही क्या, वो विकेंद्री मतलब टूट गया पूरा जो भी मराठा साम्राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अगर सही बात है, जैसे कि एकता में बल है, मतलब कि एक गठरी को तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर एक एक करके तोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो वही बात है, एक एक हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, छिटमिन हो गए थे, तो उनको अंग्रेज़ों को तोड़ना उनको तोड़ना बहुत आसान था, अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया। सामुद्रिक शक्ति की कमी थी। अब मराठे समुद्री शक्ति के विकास पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते सामुद्रिक शक्ति के मामले में वे काफ़ी कमज़ोर थे। इसी कारण अंग्रेज़ों के सामने वे असफल हुए, का पतन हो गया। अब ये ना बहुत मेजर फैक्टर है कि जो अंग्रेज़ थे वो नौसेना में बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली थे, ठीक है। वो नौसेना उनकी इतनी मजबूत थी कि वो फ्रांस को भी हराए, डच हराए, स्पेन को हराए, पुर्तगाल को भी हराए, सबको हरा के खुद का पांव जमा लिए। इनफैक्ट यहाँ के हैदर अली को भी हरा ही दिए लगभग। हैदर अली टीपू सुल्तान को हराया, सॉरी, मैसूर साम्राज्य जीते हैं। फिर मराठा साम्राज्य को भी उसी कारण भी हराए, उसमें से एक कारण भी यही भी है। और मराठे लोग सिर्फ गोरिल्ला पद्धति आती थी उनको, और इसके अलावा उन्होंने कोई ट्राई नहीं किया कि हाँ भाई कुछ आधुनिक है तो उसको भी हम सीखें। तो लेकिन कुछ लोग सीखने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुआ। अगला है अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ कूटनीति। अब कूटनीति के मामले में मराठों की तुलना में अंग्रेज़ काफ़ी आगे थे। कूटनीतिक चालों और राजनीतिक दाव पेचों के द्वारा अंग्रेज़ों ने मराठों को परास्त किया और उनका पतन हो गया। सही बात है बहुत, जैसे कि आप विलियम पिट का नाम सुने होंगे कि फ्रांस को कैसे फंसाया था उसने यूरोप में, युद्ध में उलझा के रखा ताकि फ्रांस का ध्यान भारत पर ना जाए, भारत के साम्राज्य को अपने कब्जे में करने पर ना जाए। वैसी कूटनीति के में तो वैसे भी माहिर थे वो। तो क्या समझ गए आप, मराठों को परास्त कर दिया। कूटनीति की बात है। गुप्तचर व्यवस्था का अभाव था। मराठों की गुप्तचर व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अतः उन्हें अंग्रेजों की कार्रवाइयों का ठीक पता नहीं चल पाता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी, यह भी उसके पतन का कारण बना। अब गुप्तचर विभाग भी अच्छा रहता है, जैसे कि आज के संदर्भ में देखा जाए तो आईबी हो गया, सीबीआई। आईबी क्या, गुप्तचर विभाग है ना, तो वैसे ही है। और क्या, उपयुक्त कारणों के चलते ही मराठा साम्राज्य जो काफ़ी शक्तिशाली और विशाल था, उसका पतन हो गया। समझ गए आप? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।